उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश, ठीक है ना। उच्च अक्षांश का मतलब 90 डिग्री और निम्न अक्षांश का मतलब, तो उच्च अक्षांश का मतलब हुआ कौन क्षेत्र, और निम्न अक्षांश का मतलब विषुवत रेखीय क्षेत्र। क्लियर। तो उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश यानी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आने पर, और पर्वतीय क्षेत्र में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, ऊपर से नीचे की ओर आने पर। प्रजाति का मतलब क्या, जाति। जाति का मतलब किसकी जाति, सजीव के जाति के संख्या में आने वाले अंतर को क्या कहते हैं। यानी जब हम ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो सजीवों की जातियों की विविधता क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी। क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र का पर्यावरण बहुत प्रतिकूल है, ध्रुवीय क्षेत्र का पर्यावरण बहुत प्रतिकूल है, इसलिए वहां पर सजीवों की बहुत कम जातियां हैं। जबकि विषुवत रेखीय क्षेत्र की जलवायु अनुकूल है, इसलिए वहां सजीवों की बहुत अधिक जातियां हैं। ठीक उसी प्रकार पर्वत के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन की उपलब्धता कम होगी तो सजीवों की जातियां भी क्या होगी, कम होगी। जो जो नीचे आएंगे ऑक्सीजन की उपलब्धता क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी। तो सजीवों की जातियां, तो उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आने पर, पर्वतीय क्षेत्र में ऊपर से नीचे आने पर सजीवों की जैव विविधता में जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं, जैव विविधता प्रवणता कहते हैं, जैव विविधता प्रवणता कहते हैं। निम्नलिखित में कौन एक धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्षार है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रकार का अम्ल है। और अगर धातु के बारे में थोड़ा बहुत भी आप जानते हैं, काहे मोबाइल निकाल के नोटिंग चल रहा है ये, आए रख लो, ध्यान दीजिएगा। तो क्षार और अम्ल, तो धातु का जरा सा भी केमिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़े होंगे तो ये जानते होंगे कि धातु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निष्कासित करती है, लेकिन धातु क्षार से अभिक्रिया नहीं करता। धातु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निष्कासित करती है, और क्षार से धातु अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन दो धातु ऐसे, एक जिंक और दूसरा एल्युमिनियम, इन दोनों धातु में खासियत है कि ये अम्ल से भी अभिक्रिया करते हैं और क्षार से भी अभिक्रिया करते हैं, और दोनों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को निकालते हैं। क्या होगा उत्तर, जिंक। जिंक नहीं रहेगा तो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम भी नहीं रहेगा तो इनमें से कोई नहीं। क्लियर। मोबाइल को रख लो, फिर जाते समय छूट जाएगा क्या। हाँ, मोबाइल को सबसे बड़ा दोस्त बना लिया है। बहुत तो मोबाइल का इस्तेमाल हथियार के तौर पर करता है। नंबर पर 13 नंबर पाइए, ध्वनि की तीव्रता, तीव्रता को अंग्रेजी में कहते हैं इंटेंसिटी, और ध्वनि की प्रबलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंटेंसिटी और लाउडनेस, इंटेंसिटी और लाउडनेस। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि ऊर्जा की माप है, ध्वनि की तीव्रता ध्वनि ऊर्जा की माप है। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाले ध्वनि तरंग को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं, जिसको बेल या डेसिबल में मापा जाता है। और ध्वनि की प्रबलता ध्वनि का गुण है, जिस गुण के कारण ध्वनि तेज और धीमी सुनाई पड़ती है। तो तीव्रता ध्वनि ऊर्जा की माप है, लेकिन प्रबलता ध्वनि का गुण है, और प्रबलता ध्वनि का वह गुण है जिसके कारण ध्वनि तेज और धीमी सुनाई पड़ती है, तेज और धीमी सुनाई पड़ती है। यानी प्रॉब्लम समझ गए कि नहीं। तीव्रता और प्रबलता समझे। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि तरंगों की मात्रा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। और हमारे कानों को ध्वनि तेज और धीमी सुनाई पड़ती है, उसे ध्वनि की प्रबलता कहते हैं। ध्वनि तेज सुनाई देगा तो हम कहें ध्वनि की प्रबलता ज्यादा है, ध्वनि धीमी सुनाई दे रहा है तो ध्वनि की प्रबलता कम है। अब बनाइए प्रश्न। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके अनुसार उसका मोटा या पतला होना निर्धारित होता नहीं।
पतला या मोटा निर्धारित होता किससे? तारत्व से निर्धारित होता है। किससे? तारत्व से। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। बिल्कुल सही है, दूसरा कथन सही है, लेकिन पहला गलत है। एक क्वेश्चन आ रहा कि पूछ के रिकॉर्ड हल्ला कर। फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी। इंडोक्राइनोलॉजी विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत इंडोक्राइन ग्लैंड का अध्ययन किया जाता। इंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि वो है जो हार्मोन का निर्माण करता है। किसका? तो हार्मोन का निर्माण करने वाले ग्रंथि को इंडोक्राइन ग्लैंड, हिंदी में अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी कौन कहलाता है? एडिसन। फादर ऑफ वैक्सीन एडवर्ड जेनर। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्ल लीनियस या कैरोलस लीनियस। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी को हिंदी में कहते हैं वर्गीकी, टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ वैक्सीन, फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है? ल्यूवेन हॉक को कहा जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? जीवाणु विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? वर्गीकी के पिता, टीका का पिता। लेकिन बहुत वैज्ञानिकों को माता का भी दर्जा देना चाहिए। सब फादरे बनकर बैठे हैं। आगे बढ़ 15 नंबर प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्ण विराम होगा दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन गैस बनती है। बिल्कुल सही। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज क्या है? और ऑक्सीजन गैस बनता है। अब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो फिर से जान लीजिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी से जल लेते हैं, फिर सूर्य से प्रकाश लेते हैं और कोशिका से क्लोरोफिल लेकर के बनाते हैं दोस्तों ग्लूकोज। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। और इसमें बनता है थोड़ा सा जल और निकलता है ऑक्सीजन। बैलेंस करिएगा तो 6 12 6 आ जाता है। तो यही है प्रकाश संश्लेषण जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन रहा है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है। पत्तियों के अलावे पादप के दूसरे हरे भाग में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों के समस्त हरे भागों में होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों के समस्त हरे भाग के कोशिकाओं में होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों के समस्त हरे भाग के कोशिका के भीतर क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के भीतर ही क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। समझ गए? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों के समस्त हरे भागों में होता है, समस्त हरे भाग के कोशिका में होता है और समस्त हरे भाग के कोशिका के भीतर क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल होने वाला हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक लगा, उसके बाद सब साइड, आगे कौन होगा? पास्कल। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य? विटामिन कार्बनिक यौगिक है। बिल्कुल दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, डीएनए, आरएनए, एंजाइम और विटामिन सब के सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्षेत्र है, यानी कि कार्बनिक यौगिक। सामान्यतः जंतु एवं मनुष्य शरीर के अंतर्गत विटामिन तैयार नहीं कर सकते हैं।
बिल्कुल सही है। जंतु अपने कोशिका में विटामिन तैयार नहीं कर सकते, लेकिन पौधा कर सकते हैं। तो गलत अब कौन होगा? विटामिन ठीक उसी प्रकार कार्य करते जिस प्रकार हार्मोन। बिल्कुल नहीं दोस्तों। खुला परिसंचरण तंत्र वाले रक्त में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति नहीं होती है। दोस्तों, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, खुला और बंद। अधिकांश जंतुओं का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बंद ही होता है। ऐसा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड ब्लड रक्त नलियों से होकर बहता हो, वो है आपका क्या? जब रक्त का फ्लो रक्त नलियों के द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? बंद। जिन जंतुओं में रक्त बहने के लिए रक्त नलियां होती ही नहीं है, रक्त सीधे देह में इधर से उधर करते रहते हैं, ऐसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या कहते हैं? तो रक्त जब रक्त नलियों से होकर बहे तो वो रक्त परिसंचरण तंत्र बंद कहलाएगा। जैसे हम लोगों का क्या है? बंद। रक्त नली बाहर से दिख रहा है, लेकिन कुछ जंतुओं में रक्त तो होते हैं, लेकिन रक्त बहने के लिए रक्त नलियां नहीं होते हैं। जैसे कि आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का आर्थ्रोपोडा मोलस्का का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? खुला है, और इन दोनों के बाद सबका बंद ही है। तो खुला परिसंचरण तंत्र वाले रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होते हैं। हीमोग्लोबिन केवल बंद रक्त परिसंचरण तंत्र वाले में होते हैं। दूसरा कथन भी क्या है? सही है। दोनों का दोनों कथन क्या है? नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक ही समूह समझते हैं ना जी? एक ही समूह, टोटल 18 समूह है। तो एक ही समूह के सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। बिल्कुल दोस्तों, एक वर्ग में जितने भी तत्व होते हैं उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि एक नया सेल इलेक्ट्रॉन से भरा गया है। बिल्कुल सही। आवर्तों की संख्या 7 है। पहला आवर्त के तत्व में केवल एक सेल है, दूसरा में 2 सेल है, तीसरा में 3 सेल है। सेल यानी के एल एम, ये भी सही है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है और ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ता है। सही है। धात्विक गुण आवर्त में बढ़ता है। दोस्तों, आवर्त बाएं से दाएं वाला को कहते हैं। अब बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण बढ़ता नहीं बल्कि घटता है। धात्विक गुण ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, इसलिए क्या है? सही है। 1-2। धात्विक गुण का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। जो तत्व जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उसमें धात्विक गुण उतनी ही अधिक होगी। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है, और इनर्ट गैस पर जाने पर तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बंद हो जाती है, और ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करने लगते हैं, अर्थात धात्विक गुणों में वृद्धि हो जाती है। बाएं से दाएं जाने पर कमी आ जाती है। 1000 केजी द्रव्यमान के एक कार के ब्रेक द्वारा किए गए कार्य का मान क्या होगा जब उसकी चाल 20 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड तक कम हो जाती है? दोस्तों, ये कार गति में है कि विराम में? किसमें? गति में है कि ना? गति में है तो कौन ऊर्जा होगा? गतिज ऊर्जा होगा कि ना? ऊर्जा बराबर क्या होता है? कार्य होता है कि नहीं होता है? तो दोस्तों, जब वो गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv, तो सबसे पहले देखिए कि जब वो 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रहा था तो उसका गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv का मान है 20 गुना 20। लेकिन उस कुछ समय के बाद उसका वेग घट के कितना हो गया? 10। यानी गतिज ऊर्जा में क्या होगी? कमी आ गई। क्या गई? कमी आ गई। तो जितना कमी आई है समझिए उतना ही क्या हुआ है? कार्य हुआ है। निकालिए दोस्तों काट कुट के।
दोस्तों हमको तो याद है, लिख देते हैं 15,000 जूल यानी 150 किलो जूल। दोस्तों आप लोग गुना भागा कर लीजिए, छापिएगा नहीं क्योंकि गलती भी हो सकता है। क्या जी, गुना भाग करिए ना, कॉपी कलम लेकर बैठे हुए। परीक्षा हमको देना है जी। अरविंद कुमार, अजय कुमार, सही है ना जी। चलिए दोस्त, मैं भोरे भोर के क्लास में करवाए थे क्वेश्चन, इसलिए याद था। क्या भाई, सवाल को समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो समझिए, गति में तो कौन ऊर्जा होगा? गतिज ऊर्जा होगा। और ऊर्जा बराबर क्या होता है? कार्य होता है। और इस पर कार्य हुआ तो वेग क्या हुआ है? घटा है। कितना घटा है? निकल गया। जितना घटा है मतलब उतना ही कार्य हुआ है। आगे बढ़ जा।